जय श्री राधे दोस्तों। सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने बड़े भाई के चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा डिस्कस किया था कि सीपीयू के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। सीपीयू के लिए हम लोग लेकर के आए हैं 5 मॉक टेस्ट चलेंगे लगातार। 5 मॉक टेस्ट करेंगे लगातार। और इस मॉक टेस्ट के अंदर हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का कंटेंट मिले। ऐसा आपको कंटेंट मिले कि आपको कंटेंट नहीं, सॉरी, कंटेंट मिले, ताकि आपको हर एक चीज़ जो आपके लेवल पे काम आने वाली है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने में बिल्कुल सहायता करने वाली है। आपको हर एक बात को तसल्ली से आज रीड करना है, ध्यान देना है। हर एक क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर बिल्कुल अपना फोकस लगा करके रखना, क्योंकि फोकस ही ऐसी चीज है जो आपको कुछ ना कुछ जीवन में दे करके चली जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई, बांके बिहारी लाल का नाम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे। आ जाओ भाई, देखो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और सीपीयू का पैटर्न जो रहता है इस प्रकार से पूछा जाता है, तो हर एक क्वेश्चन पे पूरा आराम से फोकस करना। क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। एप्रोप्रिएट होता है बिल्कुल सटीक, तो बोला कि एक ऐसी सटीक ईडियम चुनो दैट कैन सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? उस चीज को रिप्लेस कर सके। द अंडरलाइंड सेगमेंट, जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में, एंड कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। और सेंटेंस को करेक्टली अपन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा? एग्जामिनर आपको एक प्रकार से एक सेंटेंस दे देगा और उस सेंटेंस में क्या करेगा? कुछ वर्ड्स को या किसी लाइन को अंडरलाइन कर देगा और फिर आपको बोलेगा भाई इस लाइन के लिए एक रिप्लेसमेंट चुनो। और फिर 4 नीचे ऑप्शन देगा और बोलेगा भाई ये जो रिप्लेसमेंट है ना, ये 4 दिए गए ऑप्शन में से आपको चूज करनी है। तो काम तो आसान हमारा पहले ही हो गया। 4 ऑप्शन तो हमारे पास में पहले ही आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से रीड करने के बाद में हमारा काम बनेगा। चलो पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। क्या बोल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को अपना नाम बनाने के लिए यूटिलाइज कर लें, उपयोग में ले लें। और सामने लिख रहा है जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं या अंडरलाइन सेंटेंस है, वो क्या लिखा हुआ है? बीट अराउंड द बुश। यानी कि हमें एक तो बात पता चली कि ऐसा बोल रहा है कि ये बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप है ना, कोई भी अवसर मिले ना, उसका पूरा पूरा फायदा उठाने का प्रयास करें। ठीक है। और फिर ऐसे लिख रहा है कि ये बीट अराउंड द बुश है, इसका रिप्लेसमेंट लेकर के आओ। अब देखो इसी लाइन का जो मीनिंग है ना, इसी लाइन का जो मीनिंग है हमें इसके सामने चाहिए था। अब बीट अराउंड द बुश एक ईडियम है जिसका मीनिंग क्या होता है? इधर उधर की बातें करना, यहाँ वहां की बातें करना, मुद्दे की बात मत करना। आप सुनते हो ना, कई लोग क्या करते हैं? बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं, यहाँ वहां की बातें करेंगे, मुद्दे की बातें करते ही नहीं है, पॉइंट की बात करते ही नहीं है। यानी हमें इस लाइन के लिए एक सटीक एडियम चाहिए जो इस वाली लाइन का क्या हो? रिप्लेसमेंट हो। अब आ जाओ, 4 हमारे पास में दी हुई है, हमें ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। पहला क्या है? पहला है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मतलब मौके पर चौका मारना। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट का मतलब क्या है? मौके पर चौका मारना, यानी जब आपको मौका मिले, जब आपको अवसर मिले, उस समय ही कोई कार्य को कर लेना। दूसरा है फाइट टूथ एंड क्ला। फाइट टूथ एंड क्ला का मतलब क्या होता है? पूर्ण जोर प्रयास करना, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रयास करना। पास विद फ्लाइंग कलर्स, पास विद फ्लाइंग कलर्स का क्या होता है? अच्छे नंबर से पास हो जाना। और बेयर द फुट का मतलब क्या होता है? बेयर द फुट का मतलब होता है कि आप नंगे पैर हैं, इस प्रकार से। ठीक है। तो अब अपने पास में अगर देखो, इस सेंटेंस को दोबारा अगर पढ़े, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। मतलब ये जो अभी जो अवसर मिला है ना, ये जो अभी आपको अवसर मिला है, ये अवसर बहुत जरूरी है कि आप इससे अपना नाम कमा लें। तो क्या बनेगा फिर? यही तो बनेगा भाई, मौके पर चौका
मार लें। तो सही ईडियम क्या होनी चाहिए थी? स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। जब लोहा गर्म है तभी वार करो, है। जब अवसर है ना, जब जब ऐसा हो रहा है, जब अवसर है उस अवसर को बुना लो, जो मौका मिला है उस मौके को बुना लो। यही तो हुआ, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। ठीक है। अच्छा, वैसे तो देखो बात समझने वाली ये है कि आपसे एग्जामिनर सिंपल भी पूछ सकता था, लेकिन सीपीयू का जो पैटर्न चला आ रहा है उसमें इसी प्रकार से पूछेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको हर एक चीज का सलूशन देने वाला हूं। और एग्जाम पैटर्न पर ही बात इसलिए कर रहे हैं आज, ताकि आप एग्जाम जब देने बैठे तो आपके मन में ये ना रहे कि मैंने ऐसा प्रैक्टिस कभी की नहीं। वो बात आपके मन में कभी भी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। एक तो देखो, नोट कर लेना, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें यहां से नोट करने वाली हैं। एक तो इसी की तरह एक इडियम और भी है, वो भी नोट करना, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। एक इडियम यहां पे आती है, मेक हे, मेक हे वाइल, वाइल द सन, सन शाइन्स। ठीक है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स का मतलब भी क्या है? इसका मतलब भी ये होता है कि अवसर रहते हुए ही, परिस्थितियां रहते हुए ही कार्य कर लेना, उसे बोलते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी जब मौका मिला, जब अवसर मिला, उसी मौके पर चौका मारना है, उसे बोलते हैं स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। ठीक है। और ये क्या था? फाइट टूथ एंड क्ला। इसका मतलब क्या था? कि बहुत पुरनजोर प्रयास करना, बहुत अच्छा एफर्ट डालना। पास विद फ्लाइंग कलर्स, कई बार होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि भाई अब तो तू क्या है, अच्छे नंबरों से पास होने वाला है, यू आर गोइंग टू पास विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि तुमने मेहनत ही इतनी करी है। यू हैव वर्कड सो हार्ड दैट यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। आपने इतनी मेहनत करी है कि आप अच्छे नंबरों से ही पास होने वाले हैं। ठीक है जी, आ जाओ। लेकिन कुछ भी खाली छोड़ने का हमारा दायित्व नहीं है, हम चीज़ों को सीखने का प्रयास करें कि एग्जाम में, आपकी सीपीयू एग्जाम में कभी एरर भी आ जाए ना, तो एरर में भी दो तीन बातें पॉइंट आउट कर लेना, नोट कर लेना। आई डोंट वॉन्ट यू टू, आई डोंट वॉन्ट यू टू वेट इन एग्जामिनेशन, आई वॉन्ट यू टू राइट इन एग्जामिनेशन। मैं चाहता हूं कि आप वेट नहीं करें, आप एग्जाम में बैठ करके लिखें। और मेरे भाई बहन जब सिलेक्शन निकाल के आएंगे ना, यहाँ जो गुदगुदी होगी ना, तुम मेरे दिल के तारे हो, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। तुम मेरी आंख के तारे हो को क्या बोलते हैं? यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। चलो एक बात आप बताओ कि भाई झगड़े का कारण हो, झगड़े का कारण हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कि आप झगड़े का कारण हो, इस ईडियम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये आपने कमेंट करना है। मैं आपको कुछ पॉइंट यहां से बताता हूं। क्या होगा? जैसे आपके पास में वर्ड आया टूथ, ठीक है। अब टूथ में आपने ये समझना है, ये टूथ हमारे पास में क्या है? प्लूरल है। ठीक। अगर सिंगुलर क्या होता है इसका? सिंगुलर होता है टीथ। ठीक है। वैसे ही हमारे पास में क्या आया था? फूट। अब इस फुट का क्या होगा? इसका होगा फीट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और कई बार क्या होगा, एग्जामिनर आपको इस प्रकार से देगा, ठीक है। कई बार एग्जामिनर आपको इस प्रकार से देगा, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती अपने से हो जाएगी। बचाव रखना, चिल्ड्रंस प्लूरल नहीं होता है। चिल्ड्रन एस लगा के नहीं, इस प्रकार से ये खुद में ही प्लूरल है। अगर ये इस प्रकार से स्पेलिंग आ रही है चिल्ड्रन, तो ये खुद में ही प्लूरल है। ये एस लगा करके दिया आ जाए एग्जाम के अंदर, तो वहां बचने का प्रयास करना। यू विल हैव टू बी केयरफुल। आपको सावधान, सचेत, सावधानी जो जो रखनी है ना भाई, सब रख लेना, क्योंकि एक एक नंबर मैं बता रहा हूं। और सीपीयू में ऐसे ही चकमा दिया जाएगा, इसी प्रकार से बात लिखी जाएगी, और अपन को पता भी नहीं चलेगा, अपना काम गड़बड़ हो जाएगा। तो चिल्ड्रंस प्लूरल नहीं है, चिल्ड्रन खुद में ही प्लूरल है। चाइल्ड इसका सिंगुलर हो जाता है, इस बात को नोट कर लेना। अगर किसी ने सिंगुलर लिखना है, चाइल्ड लिखेगा।
प्लूरल लिखना है चिल्ड्रन लिखेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ध्यान रखना, वहां पर आपको बचना पड़ेगा, बिल्कुल प्रिपेयर रहना, सावधानी रखनी पड़ेगी भाई। अवेयरनेस, बोलते थे ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या होता है? दुर्घटना से या फिर बचाव से, सॉरी क्योर मतलब इलाज से बचाव बढ़िया है, मैं भी भूल रहा हूँ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या हुआ कि इलाज करने से बचाव बढ़िया है। जैसे सर्दियाँ अब क्या आएगा, विंटर शुरू होने वाली है। अब क्या करोगे आप लोग, जो मान लो कहीं और पढ़ रहे हो, अपने घर से दूर पढ़ रहे हो, आप निकलोगे बाइक पे गेड़ी मारने के लिए, मुझे पता है। अब बाइक पे गेड़ी मारोगे तो सर्दियों का समय है, थोड़ी कोटी वोटी पहन लेना भाई। वहां क्या कहा जाएगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव बढ़िया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस बात को नोट करके चलना है, ठीक है। चलो भाई, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। एग्जामिनर इसमें भी धोखा दे देगा भाई, मैं बता रहा हूं, एग्जामिनर इसमें भी धोखा दे देगा, ठीक है। चलो अब कुछ ईडियम्स की बात कर लेता हूँ, दो तीन इंपॉर्टेंट ईडियम्स की बात करते हैं। हर क्वेश्चन में खास बातें करते चलेंगे, जिससे आपको ये महसूस होता रहे कि हमारा एग्जाम ही तैयार हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने आपसे पूछा था झगड़े का कारण, अगर आप सब लोगों ने सोच लिया हो अभी तक, तो उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये होता है झगड़े का कारण, यानी कोई व्यक्ति है जो झगड़े का कारण है, आप उससे क्या बोलेंगे? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना। ऐसे दोस्त होते हैं, कई होते हैं ना। चलो भाई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया। अच्छा ये एक आएगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न दी मिड नाइट ऑयल। बर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। बर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि रात को उठ करके और अपन वो तेल जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, नहीं, ठीक है। बर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब होगा भाई बहन कि अपन क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी लोग क्या कर रहे हो? बर्न दी मिडनाइट ऑयल कर रहे हो, सभी के सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आपके साथ में मैं भी खड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बर्न दी मिडनाइट ऑयल याद रखना। बर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होगा? झगड़े का कारण होना, ठीक है। एक अपने पास में ईडियम और आती है, वो ईडियम देखो, कोस्ट एन आर्म एंड लेग। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा महंगी कोई वस्तु होना। क्या होना? बहुत ज्यादा महंगी कोई वस्तु होना, महंगी होना, महंगी होना, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई जीन लेके आए बाजार से, अब आप बात भी ऐसे करना बंद कर दो कि मैं बाजार से एक जीन लेकर के आया, मुझे इट वाज ए कॉस्टली जीन एंड आई स्पेंड दिस मच मनी, ऐसे बोलना भी बंद कर दो। आप सीधा यही बोला करो, इट कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग। मतलब क्या हुआ? कॉस्ट क्या करी उसने मुझे? एक आर्म एंड लेग का मतलब क्या हुआ? बहुत महंगी पड़ी, है ना। देखो, ईडियम की भाषा में ही बात करना शुरू कर दो। ईडियम की भाषा में बात करोगे ना, उतना ही आपका भला होने वाला है। जितना ईडियम की भाषा में बात करोगे, जितना एक दूसरे से कम्युनिकेट ईडियम की भाषा में करोगे, उतनी याद हो जाएगी, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हुआ, बर्न द मिडनाइट ऑयल हुआ, कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग हुआ। और एक मैं आपसे पूछता हूं, और ये आपके लिए मैं आगे छोड़ता हूं, मैं इसका आंसर आपको आगे बता दूंगा, आप बताना मुझे कमेंट में। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक की एडियम का मीनिंग क्या है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई बहन। चलो भाई, हाँ, और देखो एक बात और सोच, देखो, सुनो, है, समझो। आप लोग ना शेयर कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, अपने जो फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर किया करो। क्योंकि देखो, नुकसान किसी का नहीं होने वाला। नुकसान हो रहा है तो मेरा हो रहा है, नुकसान किसी का नहीं होने वाला। तो अपन ऐसा नहीं करना है कि किसी का, कोई भाई बहन है आपका, कोई मित्र है आपका, उसके साथ भी शेयर किया करो। क्योंकि मैं सिर्फ क्लास में आपको क्वेश्चंस नहीं करवाता हूँ,
मैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर की बातें भी करके जाता हूँ। तो ये आपको अपने जो भी नोन हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, सभी के साथ में डू शेयर। आप उनको बता दें, आप ये बोल सकते हैं, अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लो, बोल दिया करो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मामा के लड़के हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं, अंकल बोल दिया करो, ठीक है। चलो भाई, आगे देखो। बहुत देखो, इतना थोड़ा ऐसे फील होता है क्योंकि मैं, आप देखोगे ना जाके वो कैब के सारे सेशंस, इतने ब्रिलियंट सेशंस है वो। आप लोग जो सीपीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो तो पिछले सारे सेशंस चेक करके जाना। एक एक सेशन गोल्ड माइन है। एक एक सेशन के अंदर एक एक वर्ड को हमने इस तरीके से डिस्कस किया है कि आपका एग्जाम वो करेक्ट करवा देगा, और उसी प्रकार की मेहनत अपन को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत करने का समय नहीं है, इसलिए बातचीत आज नहीं करेंगे। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस बिलो विच इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड रिजोल्व। क्या बोल रहा है कि जो नीचे दिए गए, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, जो नीचे दिया गया सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस में से अपन को क्या करना है, वर्ड को चूज करना है। यानी ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला, इसमें से अपन को वर्ड को चूज करना है, और ये ही सीपीयू का पैटर्न है। किस, क्या वर्ड चूज करना है, विच इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड रिजोल्व। जो क्या है, रिजोल्व वर्ड का क्या होगा, एंटोनिम होता है विलोम शब्द होगा। अब रिजोल्व का मीनिंग क्या होता है, रिजोल्व का मतलब होता है किसी चीज का हल निकालना। क्या करना, हल निकालना, हल करना है ना, कोई समस्या है उसका हल निकालना, उसे बोलते हैं अपन रिजोल्व। अब ध्यान से पढ़ो भाई सेंटेंस। माई कजन निशास क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या होता है, उत्सुकता। माई कजन, मेरी कजन, मेरी कजन निशा की क्यूरियोसिटी अबाउट लाइफ विल नेवर बी सेटिस्फाइड। जीवन के बारे में उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, संतुष्ट नहीं होगी। बिकॉज नो वन नोज ऑल द आंसर्स टू ऑल हर क्वेश्चंस। क्योंकि, बिकॉज क्या बोला, क्योंकि नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता, ऑल द आंसर्स टू ऑल हर क्वेश्चंस, उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके सारे आंसर्स तो किसी को भी नहीं पता। तो इसी वजह से क्या है कि जो मेरी कजन है निशा है, उसकी क्यूरियोसिटी कभी भी लाइफ को लेकर के खत्म नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होने वाली है। तो अपन को क्या करना है, इस लाइन में जितने वर्ड दिए हुए ना, इन वर्ड में से अपन को रिजोल्व का क्या करना है, ओपोनेंट, ऑपोजिट, एंटोनिम ढूंढना है। अब ये चार वर्ड नीचे इन्होंने कैटेगराइज कर दिए, तो इनमें से ही ढूंढना है। चलो भाई ध्यान से पढ़ो। अबाउट होता है के बारे में, क्या होता है, के बारे में। नोज, नोज क्या होता है, नोज होता है जानना, ठीक है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड क्या होता है, संतुष्ट, क्या है, संतुष्ट है, उसे बोलते हैं सेटिस्फाइड। तो हमारे पास बचा क्या, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, सवाल, ठीक है। तो सही क्या बनेगा, ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, जो हमारे पास में रिजोल्व वर्ड आया है, इस रिजोल्व का मतलब क्या है, समस्या का हल निकालना। और वैसे ही क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं सवाल, डाउट, संदेह, जो हमारे मन के अंदर है, उसके लिए आता है क्वेश्चंस। तो देखो एग्जामिनर ने क्या किया है, आपको एक सेंटेंस बना करके दिया है, और इस सेंटेंस के अकॉर्डेंस, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही, इस सेंटेंस के अनुसार ही आपसे चार वर्ड्स में से पूछा कि भाई बताओ, इन चार वर्ड्स में से जो गिवन वर्ड्स हैं, उनमें से कौन सा वर्ड, उनमें से कौन सा वर्ड हमारे पास में रिजोल्व वर्ड का एंटोनिम है, विलोम शब्द है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा भाई, हाँ इसके अंदर क्वेश्चंस जो है, इसका एंटोनिम हमारे पास में है। अब बड़े ही जब एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जाम में बड़ी ही आपको सावधानी रखनी है, एग्जाम में बड़ा ही आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। अवेयरनेस कैसे रखनी पड़ेगी, समझना इस बात को, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से बात को समझना। बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन ऐसे हैं, जिनको क्वेश्चन का आंसर आता है, उनको क्वेश्चन का आंसर आता है, पर क्या होता है, ध्यान नहीं देते, ध्यान से पढ़ते नहीं है। अगर बात को ध्यान से पढ़ा जाए, अगर क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया जाए, तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। फोकस करना, अटेंटिव रहना,
एग्ज़ाम में ध्यान देना, एग्ज़ाम में हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, ये कार्य आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई बहन। क्योंकि अगर ये कार्य आपने नहीं किया हुआ और ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आए और आपने देखा ही नहीं और आप निकल पड़े कि हाँ यहाँ पर एंटोनिम है कि सिनोनिम है, ये पढ़ा ही नहीं और गलत करके आ गए ना, बाद में बहुत दुख होता है। और आपसे ज़्यादा दुख मुझे होगा एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज एन एजुकेटर। आई फील बैड फॉर यू गाइस। मुझे आपके लिए बुरा महसूस होता है कि आप ऐसे कैसे गलत करके आ जाते हो। अब की बार गलत किया और फिर फील हो आपको बुरा, तो आप समझना कि आपका नुकसान मेरा नुकसान है। तो मेरा नुकसान तो नहीं करोगे ना, पक्का है ना? तो मेरा नुकसान नहीं करना है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, नंबर अच्छा होगा, वही मुझे क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये काम कर लोगे आप लोग? चलो, अच्छी बात है। अब ध्यान क्या रखना, अपने को यहाँ से कुछ वर्ड नोट कर लो। ठीक, सॉरी, चलो कुछ वर्ड नोट करो। जैसे एक वर्ड हमारे पास में आता है अटेंटिव, है ना? अब अगर एग्जामिनर आपसे अटेंटिव पूछे तो अटेंटिव का मतलब क्या होता है कि आप पूरा क्या है, ध्यान लगा कर बैठे हो, आप क्या है, पूरा ध्यान पूर्वक हो, आपका ध्यान है, आप अटेंटिव हो। अब अटेंटिव के लिए एक वर्ड आता है क्या, हीडफुल। क्या रहना, हीडफुल। इस बात को ध्यान रखना, हीडफुल एक वर्ड है जो हमारे लिए, जैसे केयरफुल आता है ना, केयरफुल, कि आप केयरफुल रहना, सावधान रहना, वैसे ही केयरफुल के जैसा वर्ड है, हीडफुल वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, कहीं पर हीडफुल लिखा हुआ है तो हीडफुल का मतलब क्या होता है, सचेत होना या सावधान होना। ठीक है, एक तो ये कर लेना। एक वर्ड और नोट करना आप, ब्रिटल। क्या वर्ड है, ब्रिटल वर्ड है। और ब्रिटल वर्ड को भी नोट करना। ब्रिटल के दो मतलब निकलते हैं, देखो, एक तो साइंटिफिक मीनिंग निकलता है। साइंटिफिक मीनिंग इसका होता है मजबूत लेकिन टूटने योग्य। ठीक है, लेकिन इंग्लिश की बात करता हूं तो फ्रेजाइल जो होता है ना, फ्रेजाइल, जल्दी टूटने वाला, क्षणभंगुर, जिसको अपन डेलिकेट भी बोलते हैं, डेलिकेट है ये, है ना, जल्दी टूट जाएगा, नाजुक है। तो डेलिकेट हो गया, ब्रिटल हो गया, फ्रेजाइल हो गया, ये सब किसके मतलब है, जो नाजुक है, जो नाजुक, कोई चीज नाजुक है उसके लिए डेलिकेट आएगा, ब्रिटल आएगा, फ्रेजाइल आएगा। ये बातें आप नोट करके जाना एग्जाम से पहले, है ना? इसी के साथ दो तीन वर्ड और कर लेते हैं जो एग्जाम में हो सकता है आपके अपीयर हो जाए। जैसे एक वर्ड अपने पास में था वैसिलेट। ठीक है, अब वैसिलेट का मतलब क्या होता है, वैसिलेट का मतलब होता है डगमगाना। लेकिन ये डगमगाना वैसे नहीं है, देखो फर्क समझना। एक वर्ड आता है हमारे पास में फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट क्या होता है, फ्लक्चुएट भी होता है डगमगाना। ठीक है ना, फ्लक्चुएट भी हमारे पास में होगा डगमगाना, और वैसिलेट भी क्या होगा हमारे पास में, डगमगाना। अब दोनों में आपको समझना क्या पड़ेगा, वैसिलेट जो होता है ये आपके डिसीजन वैसिलेट करते हैं। क्या, डिसीजन, आपके जो निर्णय होते हैं, आपके निर्णय वैसिलेट करते हैं। वो वर्ड आता है वैसिलेट जब आप निर्णय नहीं ले पाते हैं ना। मान लो आपकी ट्रेन है सुबह की, आपकी ट्रेन है, आप जा रहे हैं और आप फिर क्या हो रहा है कि आप असमंजस में, डिलेमा में है, आप किस में है, डिलेमा में है आप, डिलेमा में है आप, कंफ्यूजन में है आप। तो जब आप डिलेमा के अंदर हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, तब आप वैसिलेट करते हैं, आप डगमगा रहे हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, है ना? और वैसे ही क्या होता है, अगर अपने पास में क्या वर्ड है, फ्लक्चुएट, तो फ्लक्चुएट का मतलब होता है डगमगाना, लेकिन ये अस्थिरता के लिए आता है, स्टेबल नहीं है कोई चीज, स्टेबल नहीं है, वहां पर ये वर्ड आता है क्या, फ्लक्चुएट। इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा। जैसे मान लो ये माउस है ना, अब ये माउस कहीं पड़ा है और डगमगा रहा है तो वो फ्लक्चुएट, या मेरी जो हाथ की नाड़ी है ना, अ, हाथ की नाड़ी मेरी टिम 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 कर रही है, तो वो भी क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। लेकिन एक प्लेस से यू मूव करके, चाहे पेंडुलम भी है ना,
पेंडुलम भी अगर यूं हिल रहा है घड़ी का तो भी वो वैसिलेट आएगा, फिर फ्लक्चुएट मत करना, क्योंकि फ्लक्चुएट मोर ऑफ अ फड़फड़ाना। ठीक है, इस बात को नोट करके चलना पड़ेगा। चलो भाई, ऐसे अपन आगे और भी डिस्कस करते चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। चलो भाई, select the word from the sentence below which is an antonym for the word advance। सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है भाई, आप अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना एग्जाम के अंदर कि ये सेंटेंस जो नीचे दिया गया है उसमें से अपन को एंटोनिम चुनना है, यानी विलोम शब्द चुनना है किसका, वर्ड एडवांस का। एडवांस क्या होता है, अगर सर कोई चीज है ना, उसके लिए एडवांस वर्ड आता है। तो एडवांस के लिए हमें क्या चुनना है, एक ऑपोजिट वर्ड चुनना है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्लाइव इज अ ट्रैवल ब्लॉगर। क्लाइव एक ट्रैवल ब्लॉगर है who believes that with even an elementary और इंटरमीडिएट नॉलेज। क्लाइव एक ब्लॉगर है जो बिलीव करता है कि एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक या इंटरमीडिएट मध्यस्थ नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का इतना नॉलेज भी होना, यू कैन एंजॉय योर ट्रैवल मोर, आप ट्रैवल को ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। तो ये बोल रहा भाई एडवांस के लिए अपन को इस सेंटेंस में से ऑपोजिट मीनिंग चूज करना था, और 4 ऑप्शन भी आपको एग्जाम में दिए होंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। पहला वर्ड है हमारे पास में डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होता है, गंतव्य स्थान, तो ये तो नहीं होगा। बिलीव्स, बिलीव्स क्या होता है, निर्णय लेना, क्या करना, सॉरी, बिलीव थोड़ी निर्णय लेना होगा, बिलीव तो होगा विश्वास करना। ठीक है, विश्वास करना। फिर हमारे पास मेरा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या होता है, प्रारंभिक। ठीक है, और नॉलेज होता है ज्ञान। तो हमारे लिए एडवांस वर्ड का जो सही बना, एडवांस हो गया अगर सर, आधुनिक। ठीक है, या लेवल के लिए भी बात करते हैं भाई, एडवांस लेवल की नॉलेज है इस प्रकार से। और एलिमेंट्री क्या होता है, प्रारंभिक। तो सही जो ऑपोजिट वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, प्रारंभिक बनेगा। ठीक है, क्या हिंदी में ये देख लेना भाई, हिंदी में ये स्पेलिंग मतलब वर्ड जो लिखा गया है वो सही है कि नहीं है, अपने हिसाब से चेक कर लेना। तो अपने लिए एडवांस के लिए क्या बनेगा, एलिमेंट्री। जैसे बोलते हैं ना कि लेवल, एडवांस लेवल है, बिगिनर लेवल है, वी ऑलवेज से दैट दैट दिस पर्सन हैज एन एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज। नॉलेज का क्या लेवल है, एडवांस नॉलेज है। पर अगर मैं बोलता हूँ दिस पर्सन हैज बिगिनिंग बिगिनर लेवल नॉलेज, तो बिगिनर क्या होता है, शुरुआती। तो जैसे बिगिनर शुरुआती होता है, वैसे हमारे पास में क्या आता है, एलिमेंट्री भी क्या होता है, शुरुआती या फिर प्रारंभिक जिसको बोलते हैं वो आता है। ठीक है, यहां से एक बात और समझना, कई बार आपको ये सेंटेंस एरर के रूप में मिलेगा। ये तो क्लियर है ना भाई सभी को। ठीक है, एग्जामिनर कई बारी आपको ऐसा सेंटेंस देगा और आपको बोलेगा भाई बताओ कि एरर कहाँ पर है। तो मान लो एक पार्ट आपको उसने ये बना दिया, क्लाइव इज ए ट्रेवल ब्लॉगर, फिर एक पार्ट यहाँ तक बना दिया विद इवन तक, और एक बना दिया मान लो नॉलेज तक, और एक बना दिया यहाँ तक। तो 4 पार्ट एग्जामिनर ने आपको बना दिए। क्लाइव इज ए ट्रैवल ब्लॉगर हु बिलीव्स दैट विद इवन एन एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज यू कैन एंजॉय योर ट्रैवल मोर। आप अपने ट्रैवल को और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और कई बार एग्जामिनर आपके साथ में क्या करेगा, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ यहां गड़बड़ करेगा, यहां पर आपको दे देगा बिलीव। क्या दे देगा, बिलीव। ठीक है, और मैं भी कई बार अपने कम्युनिटी टैब के अंदर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तब देखते हैं कि बच्चे सही में ऐसी भी गलतियां कर जाते हैं। तो क्लाइव इज ए ट्रैवल ब्लॉगर, अब यहां देखो हु आ रहा है ना अपने पास में। हु क्या है, हु हमारे पास में है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है हमारे पास में, हु हमारे पास में है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आपको बात क्या समझनी पड़ेगी, रिलेटिव जो प्रोनाउन हमारे पास में हु दिया हुआ है, हु किसके लिए दिया है, हु दिया है क्लाइव के लिए। और क्लाइव हमारे पास में क्या है, क्लाइव हमारे पास में सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है।
सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हमारे पास में वहां क्या आया, बिलीव्स आया, बिलीव नहीं आना चाहिए। बिलीव किसके लिए आता, प्लूरल के लिए आता, ठीक है। तो आप देखो दो तीन बातें और समझना कि आप एक सिर्फ यहां तक मत छोड़ना। जिन जो बच्चे सीपीयू का एग्जाम दे रहे हैं, मैं आपको दो तीन बातें साफ साफ बता देता हूं, और जो बच्चे नहीं भी दे रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैं दो तीन बातें यहां से क्लियर कर देता हूं। एक तो नाउन का सेशन नोट करते जाना, दूसरा प्रोनाउन का सेशन, और तीसरा टेंस का सेशन। आप और कुछ देखो मत देखो, मैं ये नहीं कहता कि सारे सेशन जाके चेक करो, आप कुछ चाहे देखो मत देखो, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और टेंस जाके जरूर देखना, क्योंकि वोकैब तो बच्चा पढ़ के भी याद कर लेगा, लेकिन जो लेवल पे मैंने टेंसेस के सेशन बना के छोड़े हुए हैं, जो लेवल पे मैंने आपको नाउन या प्रोनाउन पढ़ा के छोड़ी हुई है, वो लेवल वही है जो एग्जाम में हिट करता है। मैंने उसी लेवल पे आपको पढ़ा दिया है जो आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए भैया अपनी मेहनत करते रहना, जा कर के जब भी समय मिले आपको, जब भी आपको समय मिले, एक बार जा कर के आप जरूर चेक करना। एक बार जाकर आप चेक करोगे तो आपका 90% कह रहा हूँ, सीपीयू का जो एग्जाम है वो तो मिस मत करना। नाउन, प्रोनाउन और टेंस को सीपीयू वाले बच्चे कतई भी मिस मत कर देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. वही बात है भाई, जो अंडरलाइंड सेगमेंट है उसका एक सब्स्टिट्यूट हमें चूज करना है, और सब्स्टिट्यूट ऑप्शन चूज करना है। लास्ट नाइट आई फेल्ड टू स्लीप, पिछली रात में असफल हो गया स्लीप होने सोने में, बिकॉज ऑफ सम फैमिलियर इश्यूज दैट कुडंट बी अवॉइडेड। क्या बोल रहा है कि पिछली रात को मैं सोने में असफल रहा, कारण क्या था, कुछ फैमिलियर इश्यूज थे। फैमिलियर मतलब मेरे नॉलेज के इश्यूज थे, मैं उनसे परिचित था। दैट कुड नॉट बी अवॉइडेड, ऐसे इश्यूज थे जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। तो अपन को ऐसा जो अंडरलाइन वर्ड है ना, कि दैट कुड नॉट, फैमिलियर इश्यूज दैट कुड नॉट बी अवॉइडेड, उसके लिए अपने को एक बिल्कुल सटीक वर्ड को चूज करना होगा। इस अंडरलाइन के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढना है, ठीक है। अब देखो यहां पर चार अपने पास में वर्ड हैं। पहला वर्ड है अनथिंकेबल। अनथिंकेबल का मतलब है जिसके बारे में विचार ना किया जा सके, तो ये तो है ही नहीं। वो तो कह रहा है जिसको टाल नहीं सकता था, जो अवॉइड नहीं कर सकता था। अनसोल्वेबल, जिसको सोल्व नहीं कर सकता था, तो ये भी नहीं होगा। इनकैपेबल, अयोग्य, तो ये भी नहीं होगा। इनएविटेबल बिल्कुल करेक्ट वर्ड रहेगा। और इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, अटलनीय, अटलनीय, ठीक है। ऐसा कार्य जो अटलनीय था, इनएविटेबल था, जिसको अवॉइड नहीं कर सकता था। तो फैमिलियर इश्यूज दैट कुड नॉट बी अवॉइडेड के लिए अगर अपने को इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड चूज करना है, तो क्या रहेगा, इनएविटेबल बिल्कुल अपना करेक्ट वर्ड रहने वाला है। अच्छा, आनंद की बात समझना, यहां से मजे की बात समझना। जब आप एग्जाम में स्पेलिंग करने बैठो ना, आपका स्पेलिंग का क्वेश्चन पक्का आएगा। जो ये सीपीयू वाले हैं ना, इस बार तो पहले वैसे भी आता रहा है, बट इस बार भी पक्का आने वाला है। एक बात तो ये कि स्पेलिंग का सेशन मैंने आप लोगों के लिए रूल्स का बना के छोड़ा हुआ है, ठीक है। स्पेलिंग के मैंने 6 सेशंस का, 6 रूल्स का एक इतना मास्टर सेशन बना के छोड़ा हुआ है कि अगर आपने सीपीयू वालों ने देखा नहीं वो सेशन और रह गया एग्जाम से पहले, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। वो जा करके जरूर चेक कर लेना। इट इज गोइंग टू हेल्प यू कमेंडेबली, आपका बहुत ज्यादा हेल्प वो करने वाला है। बट यहाँ से पॉइंट टू बी अंडरस्टूड क्या है, पॉइंट क्या अंडरस्टैंड करना है हमें। जैसे यहाँ वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में इनएविटेबल, क्या दिया हुआ है, इनएविटेबल, वैसे ही एक वर्ड आता है हमारे पास में इररेजिस्टिबल। अब देखो क्या होता है,
अब देखो, आप देख रहे हो भाई, इसकी स्पेलिंग में तो BLE आ रहा है, और इसकी स्पेलिंग में AB, जो अपने ने इनएविटेबल पढ़ा ना, ये जो सफिक्स दिया हुआ है, ये सफिक्स दिया हुआ है एबल, और यहाँ सफिक्स दिया हुआ है IBLE। इसका कारण क्या है? देखो, ये इसका मुख्य जो कारण रहता है, जब भी कोई वर्ड किसी और लैंग्वेज से ड्रिवन था, पहले डिराइव किया गया, उठाया गया, पढ़ते हो ना भाई, संस्कृत की बुक से ये वर्ड उठाया गया, फिर ये वर्ड अपना इंग्लिश में आया, फिर इसकी ये प्रोनाउंसिएशन बनी। वैसे ही जब कोई वर्ड किसी और लैंग्वेज से डिराइव होता है, उठाया जाता है, और फिर उस वर्ड को अपन इंग्लिश में लेकर के आते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है? तब तब जो वर्ड नेचुरली किसी और लैंग्वेज से आता है, उसके लास्ट में तो IBLE लगता है, और जो पहले से ही इंग्लिश का बेस वर्ड होता है, उसके लास्ट में ABLE लगता है। तो ध्यान रखना, इररेजिस्टिबल कहीं पे स्पेलिंग आ जाए तो ABLE मत करके आना, IBLE आएगा, इस बात को नोट करना, ठीक है? और स्पेलिंग के 3 PYQ सेशन बने हुए हैं, 3 PYQ सेशन स्पेलिंग के बने हुए हैं, दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, जिसको आप मिस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको उन्हें मिस नहीं करना चाहिए अगर यू आर विलिंग टू क्रैक योर एग्जाम्स। अगर आप एग्जाम्स को क्रैक करना चाह रहे हैं तो इन सेशन को मिस मत करना मेरे भाई बहन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई फ्रेंड वैनिश्ड व्हेन द गोन्स केम टू फाइट विद मी। क्या बोल रहा है? कि सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन जो इम्प्रूव करेगा अंडरलाइन दिए गए पार्ट को। और क्या बोल रहा है? माई फ्रेंड वैनिश्ड व्हेन द गोन्स, गोन्स क्या होते हैं? गुंडे। मेरे फ्रेंड्स वैनिश क्या होता है? गायब हो जाना। मेरे दोस्त गायब हो गए जब गुंडे मुझसे लड़ने के लिए आए। तो अब इस अंडरलाइन वर्ड के लिए हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट चूज करना है। बात तो वही है ना भाई, वैनिश वर्ड का अगर मीनिंग पता है और नीचे वाले वर्ड्स के मीनिंग पता है, तो आपका आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। आ जाओ, चारों को ध्यान से पढ़ेंगे। ए क्या लिखा हुआ है? मोबिलाइज्ड व्हेन द ठग्स अराइव्ड। मोबिलाइज्ड का मतलब तो होता है इकट्ठा होना, तो इकट्ठे तो नहीं हुए, वो तो बोल रहा है भाई वैनिश हो गए, गायब हो गए हैं। फिर क्या बोल रहा है? डिसअपियर्ड व्हेन द ठग्स अराइव्ड। जब ठग आए तब वो डिसअपियर हो गए, तो डिसअपियर क्या होता है? गायब होना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। व्हेन द ठग्स अराइव्ड, जब ठग्स आए, लुटेरे आए, तब उनकी आलोचना करी ना जी, वो तो क्या हो गए थे, 9 2 11 हो गए थे, हैं दोस्तों ने तो रीत निभानी होती है गायब होने वाली, तो वो वैनिश हो गए थे। अटैक्ड व्हेन द ठग्स अराइव्ड, आक्रमण किया, अटैक किया जब ठग्स आए ना। आक्रमण कहाँ दोस्त करते हैं? दोस्त तो देखो जब दिख गया ना दोस्त मुसीबत में है, सबसे पहले पतली गली जो खास दोस्त होते हैं वही निकल लेते हैं। तो ये तो बात सही है कि इसका क्या बनेगा? माई फ्रेंड्स वैनिश्ड व्हेन द गोन्स केम, डिसअपियर्ड व्हेन द ठग्स अराइव्ड। जब ठग्स आए तब वो क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, तब वो क्या हो गए? बिल्कुल गायब ही हो गए सीन से। चलो ठीक है, आगे देखते हैं भाई। वैसे दोस्त होने भी जरूरी है, देखो मजाक की 100 बातें हैं। एक एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा दोस्त होना जरूरी है जिसको आप अपने दिल की सारी बात बता पाए, है ना? लेकिन एक बात और भी नोट करना, बहुत खास बात है कि हर बातें दोस्तों को बताने वाली नहीं होती, वो आपको सीक्रेट भी रखनी पड़ती है, ठीक है? चलो, जैसे मुझे याद आया कि मैं अब क्या होता है ना आजकल, देखते हो कल्चर चल गया है, ये तो सबको पता ही है, आप लोग भी इतने अडल्ट हो, मैच्योर हो, ये कल्चर चला हुआ है दोस्त बनाने का और ये सब करने का। पर मैं आपको एक जो सीरियस जो मुद्दे की बात बता रहा था, आप इस बात की गंभीरता को समझना। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज जिसका प्रचार किया जा रहा है वो प्रेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम कभी प्रचारित नहीं किया जाता। बोलते ना लोग कि भाई ऐसे कपड़े पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है पहन लो, ऐसे खा लो, ऐसे बैठ लो, लड़कों के साथ घूम लो, फिर लो, मजे कर लो, वो प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम कभी भी प्रचारित नहीं किया जाता, प्रेम तो प्रसारित होता है मन से मन तक। प्रेम तो छिपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता।
इस बात को नोट करना कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फ्रीडम दे रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि भाई ठीक है एंजॉय करो लाइफ को, तो वो जीवन का सबसे बड़ा छल है आपके साथ में, सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि प्रेम प्रचारित नहीं होता है, प्रेम तो मन से मन तक प्रसारित होता है? जैसे मैं कई दिनों से राधा राधा राधा, मैं नहीं, मैं फोकस ऑन द बोर्ड। चलो भाई बोर्ड पे फोकस करते हैं ना। नाम नहीं लेना है, जो काम कर रहे हो किसी को बताना नहीं है, चुपके से करते रहो बस। ठीक है? जब सफलता आपको मिले, और वास्तविकता है, सच्चाई है, जब आपको सफलता प्राप्त होगी, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे अपने कार्य के अंदर, आप देखना लोगों की भीड़ आपके आसपास वैसे ही लग जाएगी। इसलिए अभी लोगों के पीछे मत भागो, अभी भागो सफलता के पीछे। आंखें बंद कर लो, ध्यान लगा लो, एक ही काम के पीछे जुट जाओ, एक चीज को अपना समय दे दो। समय लोगों के पीछे भागने में मत लगाओ, क्योंकि एक समय फिर ऐसा आएगा जब लोग आपको ढूंढ ढूंढ के मिलने के लिए भी आपके पास में आया करेंगे। ठीक है? समय बदलता है, हर किसी का बदलता है। अच्छा, मैं सोच रहा था आपको दो चार वर्ड भी करवा देता हूँ। कुछ वर्ड और नोट कर लो, अगर एग्जाम में आ जाएं तो आपको आने चाहिए। जैसे ये वर्ड अलेविएट। ठीक है? अब अलेविएट क्या लगता है हमें? अलेविएट लगता है कि ऐसा लगता है जैसे हवा में उठाने वाला वर्ड है। ठीक है? तो ये एक वर्ड होता है एलिवेट, और एक होता है अलेविएट। अलेविएट ध्यान रखना, अलेविएट का मतलब हवा में उठाने वाला नहीं है। अलेविएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के असर को कम करना, असर कम करना। ठीक है? तो ये एग्जाम में आ सकता है, असर कम करना अलेविएट होता है। एलिवेट क्या होता है? किसी को मोटिवेट करना भी होता है, किसी को मोटिवेट भी करना होता है, वहां भी आता है एलिवेट। एलिवेट। और किसी कोई चीज को ऊपर उठाना, ऊपर उठाना हवा में, ऊपर उठाना, तब भी क्या आता है? एलिवेट हमारे पास में आ सकता है। तो मोटिवेट करना, ऊपर उठाना, एलिवेट बोलते हैं। जैसे मकानों में देखते हो ना आजकल घर बनते हैं, तो एलिवेशन बने होते हैं, ऊपर यूं डिजाइन बने होते हैं, उसे एलिवेशन बोलते हैं। तो एलिवेट, मोटिवेट, ऊपर उठाना। अलेविएट असर कम करना। और असर कम करना के लिए एक वर्ड और नोट कर लो, मिटिगेट। ठीक है? मिटिगेट नोट कर लेना, असर कम करना के लिए वर्ड आता है, दर्द का असर कम करना इस प्रकार से। वैसे किसी को शांत करना भी हो सकता है, तो शांत करना के लिए वर्ड आता है सूद, है ना? ठीक है? और इसी को शांत करने के लिए वर्ड आता है एक assuage। ठीक है? तो ये भी नोट कर लेना। तो अलेविएट, असर कम करना, उससे वर्ड याद करना जोड़ के मिटिगेट। और मिटिगेट का मतलब क्या हुआ? असर कम करना। यहाँ से याद करना सूद, और सूद से याद करना असवेज। ये वर्ड जोड़ करके आपस में याद कर लेना। वैसे असवेज का मतलब क्या होता है? शांत करना। क्या करना? शांत करना। तो सूद हो गया, असवेज हो गया, शांत करना हो गया, मिटिगेट कम करना हो गया, अलेविएट कम करना हो गया, एलिवेट हुआ, मोटिवेट हुआ। इस प्रकार से वर्ड याद करना। एक बहुत देखो, ये वर्ड ना एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। ये वर्ड क्या है? एक तो होता है प्लेसिड। क्या होता है? प्लेसिड। अब अपन को ऐसा लग सकता है जो प्लेसिड वर्ड है हमारे पास में, प्लेसिड वर्ड ये ऐसा वर्ड है कि कुछ चीज को अपना प्लेस करना कहीं पे। आपको ऐसा लग सकता है भाई किसी चीज को प्लेस करना, वहां पर प्लेसिड वर्ड आएगा। बिल्कुल भी नहीं, सचेत रहना। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? प्लेसिड का मतलब रहेगा किसी को काम करना, किसी को शांत करना। और एक इसी के लिए वर्ड आता है सरीन। सरीन। तो सरीन भी क्या होता है? शांत, सरीन, काम, शांत।
प्लेसिड, काम करना, शांत करना, किसी को शांत करना नहीं, शांति रहना। तो ये देखो इस प्रकार से वर्ड जुड़ते हैं आपस में। प्लेसिड ध्यान रखना, काम ध्यान रखना, सरीन ध्यान रखना, ठीक है, अपना एलिवेट ध्यान रखना, मोटिवेट ध्यान रखना, अलेविएट ध्यान रखना, अस्वेज ध्यान रखना, सूद ध्यान रखना, मिटिगेट ध्यान रखना। अब जैसे दो वर्ड और आते हैं, अबोलिश, एडमोनिश। अबोलिश और एडमोनिश। अबोलिश क्या होता है? अबोलिश होता है किसी चीज को नष्ट करना, ठीक है, या उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, वो होता है अबोलिश। और एडमोनिश क्या होता है? एडमोनिश होता है डांटना, डांटना या फिर किसी की आलोचना करना, आलोचना करना। ठीक है, तो अबोलिश और एडमोनिश से भी बचना है। अबोलिश होता है नष्ट करना, उन्मूलन करना, वहां आता है। एडमोनिश क्या होता है? डांटना या किसी की आलोचना करना। और डांटना के लिए देखो कुछ वर्ड आते हैं, जैसे चाइड। चाइड भी क्या होता है? डांटना, है ना। या किसी को रिबूक, रिबूक भी क्या होता है? किसी को डांटना, ठीक है। और अपना किसी को स्कोल्ड करना, इस प्रकार से ये वर्ड आएंगे, नोट कर लेना। लेकिन चाइल्ड आ सकता है, और मैंने बताया भी था, एक ट्रिक मैंने पिछली बार आपको बताया था, अगर कोई बच्चा पढ़ा हो पहले, तो मैंने ये ट्रिक से वर्ड बताया था कि चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? किसी चाइल्ड को, किसी बच्चे को। भाई जो भी, जिसको भी मौका मिलता है वो किसको पकड़ के पीट देता है? किसी बच्चे को पकड़ के पीट देता है। इसलिए मैंने बोला था चाइल्ड से याद करो, चाइल्ड। चाइल्ड से जोड़ करके क्या याद करो? चाइल्ड को जोड़ करके याद करो चाइल्ड से। तो चाइल्ड हो गया, एडमोनिश हुआ। मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, आपका एग्जाम आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ साथ बोलो, हर एक वर्ड को याद करते जाओ, टाइम ले लो। अबोलिश, क्या बोल रहे हैं? अबोलिश। अबोलिश क्या हुआ? नष्ट करना, समाप्त करना, उन्मूलन करना, ठीक है। अबोलिश क्या हुआ? नष्ट करना, उन्मूलन करना, समाप्त करना, उसे बोलते हैं अबोलिश। एडमोनिश क्या हुआ? एडमोनिश हुआ डांटना। चाइड हो गया, रिबुक हुआ, ये एडमोनिश के लिए ही वर्ड अपने पास में आएंगे। तो चाइड पे ध्यान रखना, अबोलिश पे बचना, एडमोनिश पे बचना। इन सभी बातों के लिए आपको बच करके ही चलना पड़ेगा, और बचोगे तभी आगे बढ़ोगे। जो मैं आपको आज बातें बता रहा हूँ, जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या है इसके अंदर? मेरा, मैं आपको सीधा क्वेश्चन भी तो करवा सकता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन करवा के निकल सकता हूँ मैं आपको, लेकिन तो ये तो आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए है ना। चलो बताओ भाई, कितनों ने ये सही किया, कितनों के माइंड में है, देखते हैं। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक ईडीएम का मतलब क्या होता है? किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना। फेस द म्यूजिक, जो सजा मिली है आपको, उसका सामना करना, उसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक। या फिर कोई विपरीत परिस्थिति आई, कोई एडवर्सिटी आई, उसका मुकाबला करना, उसे भी क्या बोलेंगे? फेस द म्यूजिक, ठीक है। तो नोट कर लेना भाई, फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है। आ जाओ भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगर हो सके तो और करेंगे, लेकिन टारगेट तो मैं आपको ये था कि हर क्लास के अंदर आपको मैं 10 से 12 क्वेश्चन करवा दूं। लेकिन पैटर्न पे, पैटर्न जरूरी है, पैटर्न पकड़ना जरूरी है। एग्जाम में पैटर्न जब आपके सामने, आपको नया नया सा ना लगे, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। बड़ा ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ना पता भी नहीं चलेगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। ये सीपीओ में इसी पैटर्न पे आता है। एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें कोई स्पेलिंग दी होती है, उसी स्पेलिंग के नीचे 4 पार्ट लिखे होते हैं, और 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, और पूछते हैं भाई बताओ कि कौन सी वाली सही है।
तो पता भी नहीं चलेगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना पूरा। द फोन रैंग बट नो बडी एंसवर्ड, फोन बजा पर किसी ने आंसर नहीं दिया। अब देखो आंसर की स्पेलिंग ये तो नहीं होती, आंसर की स्पेलिंग तो क्या होती है, ANSWER। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा, ये तो गलत है, तो अपन को ये स्पेलिंग नीचे चारों में से चाहिए। अब आ जाओ, चारों को ध्यान से पढ़ते हैं। ये तो कुछ AWM करके लिखा रहा है, तो ये तो निकाल ही दो। दूसरे में क्या आ रहा है, इस वाले में ध्यान देना, देखो पूरा, यहाँ क्या है, ANS के बाद में V लिखा आ रहा है, V नहीं लिखाना चाहिए। V लिखा आ गया ना तो विक्ट्री नहीं होगी, हमारा लॉस हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है, फिर देखो ये आंस वर्ड में ये WOR वर्ड वाला उठा के दे रहा है, वो भी गलत दे रहा है भगवान की दया से, तो आप बच जाओगे, क्योंकि आंसर की स्पेलिंग ANSWER और फिर ED लास्ट में लगा दो, आंसवर्ड ये वाली क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आंसर और थर्ड फॉर्म बन गई, ED लगा के आंसवर्ड अपने पास में आ गई। ठीक है, यहां से एक बात और पकड़ना, जैसे यहां वर्ड लिखा हुआ है रैंग, रैंग है ना, तो रिंग होती है फर्स्ट फॉर्म। चलो आपसे गेम ही कर लेते हैं फिर, आप लोगों से गेम ही खेल लेते हैं। आ जाओ, रिंग हमारे पास में वर्ब दी हुई है, और रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग का मतलब होता है घंटी बजना। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, क्या आएगी भाई, पहले तो आप बताओ। सेकंड फॉर्म में RUNG आना चाहिए या RANG आना चाहिए, और थर्ड फॉर्म में क्या आए, U आए या A आए। तो देखो RANG रैंग ये होती है सेकंड फॉर्म, और RUNG रंग ये होती है थर्ड फॉर्म। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, पक्का एक आधा बच्चा आपको इसमें गलती करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए किसी बच्चे की गलती ना हो, अपन को हर बच्चे को ये बात पहुंचा देनी है भाई, हर बच्चे तक ये बात पहुंचा दो भाई, कि अब किसी भी बच्चे की गलती किसी प्रकार की ना रह जाए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन फोकसिंग ऑन द अंडरलाइंड वर्ड। क्या बोल रहा है कि अंडरलाइंड वर्ड पे फोकस करते हुए हमें जो सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट इडियम लेकर के आने हैं। तो उसके लिए अपन को सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। आई इनवाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी डिनर बट दे हैड अदर प्लान्स। मैंने उन्हें एनिवर्सरी डिनर पे बुलाया लेकिन उनके अदर प्लान्स थे। सो दे डिसाइडेड टू पोलाइटली, तो उन्होंने निर्णय किया, और यहां से फिर अंडरलाइन वर्ड्स शुरू हो रहे हैं। डिसाइडेड टू के बाद में, टू के साथ लगा लो, टू पोलाइटली डेक्लाइन, डेक्लाइन होता है मना करना, विद द इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन होती है उस चीज की जड़ता के साथ, विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट। इम्प्लीकेशन मतलब एक निश्चय, मान लो आप एक बात बोल दी आपको किसी ने, तो क्या बोल रहे हैं, टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन, मतलब इनकार कर दिया एक बात रखते हुए, दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट, कि वो एक आने वाले समय में कभी भी आ जाएंगे, लेकिन आज के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो चार ऑप्शन में से चूज करना है। पहला है टू स्पॉइल ए मोमेंट, एक मोमेंट को खराब करना, तो ये तो नहीं हो पाएगा। टू टेक अ रेन चेक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका मतलब होता है मौके पर इनकार करना पर बाद में कार्य करने की निश्चितता करना। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है दिन का कार्य समाप्त करना, कॉल इट अ डे बोलते हैं। टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, अ ग्रेन ऑफ सोल्ट के साथ में मतलब किसी की आपने सलाह तो सुनी पर उसकी बात को पूर्णतः फॉलो नहीं करना, यानी सलाह सुनना लेकिन सोचना विचारना कि सच है कि नहीं है, वो होता है
टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब देखो मजे की बात, अगर यहाँ पे जैसे टू टेक अ रेन चेक है, और यहाँ पे आपको किसी ऑप्शन को निकाल के, इस ऑप्शन को निकाल करके यहाँ पर आपको पोस्टपोन दे दे ओनली, यहाँ पर ओनली आपको पोस्टपोन दे दे, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं। देखो नोट वर्दी बात है, अगर यहाँ पर पोस्टपोन आपको लिखा हुआ दे रहा है तो आपको नोट करना है फिर भी यही वाला होगा, टू टेक अ रेन चेक। क्योंकि टू टेक अ रेन चेक का मतलब तो क्या होता है कि अभी तो मना कर रहा हूं, अभी तो डिले कर रहा हूं, डिक्लाइन कर रहा हूं, लेकिन भविष्य के अंदर मैं जरूर आपके साथ में मिलकर के ये कार्य करूंगा, या भविष्य में जरूर आपको मैं ज्वाइन करूंगा। लेकिन पोस्टपोन का मतलब तो क्या हो गया भाई, एक बार के लिए टाल ही दिया, उसमें कोई इम्प्लीकेशन नहीं है कि पुनः करूंगा कि नहीं करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, तो पढ़ना भी पूरा ध्यान से, ठीक है। पूरी बात को ध्यान से आपको पढ़ना भी है ना। एक यहां से अच्छी बात नोट कर लो, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपके काम आ जावे। एक वर्ड हमारे पास में होता है डिनाई, ठीक है, और एक हमारे पास में क्या था, डेक्लाइन, डेक्लाइन, ठीक है। तो डिनाई और डेक्लाइन में फर्क क्या है। देखो डिनाई और डेक्लाइन में बहुत बड़ा अंतर है, हमें लगता है कि नहीं दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। जब मैं बात करता हूँ डिनाई की, तो डिनाई तो इस प्रकार से काम करेगा, मान लो किसी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने ये कार्य किया है, ये गलत कार्य आपने किया है, लेकिन आप बोलते हो भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आप कौन सी स्टेज में हो, आप डिनाइल स्टेज में हो, आप मना कर रहे हो, आप बोल रहे हो भाई मैंने ये कार्य नहीं किया है, वो डिनाइल है। लेकिन डेक्लाइन क्या होता है, डेक्लाइन होता है किसी ने आपको कोई प्रपोजल दिया, कोई प्रस्ताव दिया, आपने वो इनकार कर दिया, वो बोलते हैं डेक्लाइन। जैसे मान लो किसी ने बोला कि चलो डिनर पे चलें, तो आपने डिक्लाइन कर दिया। आपको किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो आपने डिक्लाइन कर दिया। वो होता है इनकार या मना करना या अस्वीकार करना। लेकिन डिनाय ध्यान रखना, डिनाय होता है कि कोई बात, कोई ऐसी चीज जिसको आप उस चीज को इनकार कर रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो वो प्रपोजल नहीं होगा। डिनाई में ध्यान रखना इस बात का, डिक्लाइन और डिनाई, हालांकि दोनों का मतलब होता है इनकार करना, लेकिन इनकार भी अलग प्रकार के होते हैं। देखो जैसे इकरार अलग प्रकार के होते हैं, वैसे इनकार भी अलग प्रकार के होते हैं ना। जैसे डिनाई क्या हुआ, डिनाई हुआ कि किसी ने आप पे कोई आरोप लगाया कि तुमने ये ज्वेलरी चोरी कर ली, या तुमने डाका डाल दिया, या तुमने किसी को गलत बोला, तो आप क्या करते हो, आप इनकार कर रहे हो, वहां डिनाई बनेगा। लेकिन किसी ने आपको प्रपोजल भेजा, प्रस्ताव भेजा, बोला कि चलो लंच पे चलना है, डिनर पे चलना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वहां इनकार कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो समझना डिनाई और डिक्लाइन इनकार है, लेकिन दोनों इनकार अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एट्थ पर आ जाओ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या बोल रहा है कि आपको ऑप्शन को चूज करना है जिनका इस्तेमाल किया जा सके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसके प्लेस पर। लिवली, लाइवली, चेयरफुल, आउटगोइंग पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो जो जिंदा दिल दिल है, जो चेयरफुल है, खुश रहता है, और आउटगोइंग है मतलब लोगों से जाकर के मिलता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन अपने पास में है। ओरेटर क्या होता है, ओरेटर होता है बहुत अच्छा वक्ता। एम्बीवर्ट क्या होता है, दोहरा, यानी ना तो अ, खुल के बात करता है और ना ही मन में रखता है। एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी। तो यही हुआ ना, जो चेयरफुल पर्सन है, लोगों से बात करता है, बाहर जाना पसंद करता है, एक्सट्रोवर्ट आ जाएगा। और इंट्रोवर्ट क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, जो ज्यादातर लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, उससे बोलते हैं अपन इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि इंट्रोवर्ट इस प्रकार से काम करता है और एक्सट्रोवर्ट इस प्रकार से काम करता है ना। अब जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, वो यहाँ से ये समझ, यहाँ से एक बात निकालनी, बात क्या निकालनी है, जहां पर भी एमबी वर्ड आ रहा है,
एमबी का मतलब एक समझ लेना कि इसका मतलब है दोहरा, ठीक है। एमबी क्या है, एक प्रीफिक्स है, जैसे हिंदी में होते थे ना उपसर्ग प्रत्यय, वैसे ही एक प्रीफिक्स है। आपको समझना पड़ेगा एमबी जहां पर भी लग रहा है वो उसके मीनिंग को दोहरा कर देता है। जैसे कोई बात अगर एम्बिगस है, एम्बिगस का मतलब क्या बनेगा, फिर उस बात में स्पष्टता नहीं है, वो बात कैसी है, अस्पष्ट है, यानी दोहरी बात हुई, दो मीनिंग निकल रहे हैं तो अस्पष्ट हुई। वैसे ही एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास में क्या होता है, एम्बीवर्ट होता है, मतलब दोहरे रूप में है, ना तो इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, वो दोहरे रूप के अंदर है। तो ध्यान रखना एमबी जहां पर भी आ जाए ये बात पकड़ लेना, वन वर्ड में आए तो, कि भाई एमबी का मतलब क्या हो गया, दोहरे रूप के अंदर हमें लेकर के चल रहा है। चलो भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। क्या बोल रहा है, गिवन एडियम का अप्रोप्रिएट होता है सटीक, सटीक मीनिंग चूज करना है। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब का हमें सटीक मीनिंग चूज करना है। और गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने में कुशलता है। आ जाओ, चार दिए हुए ऑप्शन। अ गिफ्ट फॉर अ पर्सन नेम गैब, ऐसे पर्सन के लिए गिफ्ट जिसका नाम गैब है, नहीं आएगा। देखो एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना ये फर्जी ऑप्शन दिया हुआ है। फिर अ टैलेंट फॉर सिंगिंग, गाने का टैलेंट। अ टैलेंट फॉर लाइंग, झूठ बोलने का टैलेंट, नहीं। अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। इस बात को नोट करना, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब है अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, वहां पर क्या आता है, अ गिफ्ट ऑफ गैब हमारे पास में आ जाता है। यानी जो अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बातचीत कर लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छे ओरेटर हैं, उनके लिए हमारे पास में क्या आता है, अ गिफ्ट ऑफ गैब हमारे पास में इसका लिखा हुआ हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। अब यहां से मुद्दे वाली बात समझना, बहुत बहुत खास बात बता रहा हूं, शायद तक ये आपका एग्जाम में एक नंबर पक्का करवा दे। देखो क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ था, लाई। लाई होता है झूठ बोलना, और एक लाई होता है लेटना या सोना, और एक होता है ले। समझना बात को, झूठ बोलना, लेटना, देना या रखना। अब समझो, ये लाई हमारे पास में ये सारी कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ सेकंड फॉर्म कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, थर्ड फॉर्म। देखो लाई यानी कि झूठ बोलना, झूठ बोलना की जब तीन फॉर्म बनेगी तो लाई की सेकंड फॉर्म भी लाइड बनेगी, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनेगी, लाइड बनेगी, ठीक है। लेकिन लाई यानी कि लेटना, लेटना की सेकंड फॉर्म बनेगी ले, और थर्ड फॉर्म बनेगी लेन, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा हमारे पास में ले, रखना या देना, जैसे मुर्गी अंडे देती है तो वहां पे ले आता है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वो बनती है लेड, और थर्ड फॉर्म क्या बनती है, लेड बनती है। इस बात को नोट करना। तो लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना, लाई लेटना, ले लेट गया, और लेन मतलब लेट चुका है भाई, है ना। तो ले यानी देना या रखना, लेड और लेड, भाई नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पक्का, भाई जो भी मिस कर रहा है इस चीज को मिस मत करने देना। जितने भी आपके ग्रुप में सीपीयू का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ में ये वीडियो जरूर पहुंचानी है, ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँ, 5 इंस्टॉलमेंट में लेकर के आऊँगा, और पांचों में आपको एग्जाम पैटर्न पे लेकर के आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करें, और कुछ भी मिस ना करने के लिए ज़रूरी क्या है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आपको वहाँ से जो रूटीन में शॉर्ट्स अपडेट मिलती हैं क्वेश्चंस की, वो मिल जाएंगी। और फेसबुक पेज है, वहाँ चले जाना, वहाँ भी फॉलो कर लेना। और यूट्यूब पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
आ जाओ। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्लक्चुएट? आ गया ना। फ्लक्चुएट वर्ड के लिए हमें एंटोनिम चुनना है, और एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द होता है। फ्लक्चुएट होता है डगमगाना। तो चार वर्ड्स हैं। पहला वर्ड हमारे पास में क्या है? स्टेबलाइज। स्टेबलाइज क्या होता है? स्थिर होना। तो यही फ्लक्चुएट का बिल्कुल सही मीनिंग बन जाएगा। डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट होता है कोई चीज प्रतीत होना। फिकल। फिकल होता है चंचल। और वैसिलेट क्या होता है? वैसिलेट भी होता है डगमगाना। लेकिन ये जो डगमगाना है, ये डगमगाना विचारों में डगमगाना है, या कोई चीज है जो मूव हो रही है उसके लिए आता है। ध्यान रखना इस वैसिलेट में और स्टेबलाइज में ये फर्क है। और डिफ्लेक्ट क्या होता है? कई बार क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में क्या होता है, कई बार बॉल बैट के हल्का सा छू के निकलती है, उससे बोलते हैं डिफ्लेक्ट, यानी हल्का सा प्रतिबिंब। ठीक है। तो स्टेबलाइज, डिफ्लेक्ट, फिकल, वैसिलेट में से हमारा सही क्या बनेगा? स्टेबलाइज हमारा बिल्कुल करेक्ट वर्ड बन जाएगा। ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? पक्का? तो विलियम शेक्सपियर की मुझे एक बात, नोवेल की बात याद आ गई, वो बात करके आज की क्लास को एंड करेंगे। वो बात ये थी कि जब रोमियो और जूलियट की आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो अ, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था अ, रोमियो के लिए कि रोमियो यानी जो लड़के होते हैं वो फिकल माइंडेड होते हैं। फिकल माइंडेड का मतलब क्या होता है? चंचल स्वभाव के होते हैं। अगर एक लड़की से वो बात कर भी रहे हैं उस समय, फिर भी उनका ध्यान दूसरी लड़की की तरफ जाएगा ही जाएगा। वो चंचल स्वभाव के होते हैं, फिकल माइंडेड होते हैं। हालांकि उन्होंने एक पूरा सेंटेंस बोला था, एक प्रॉपर सेंटेंस। ठीक है। तो फिकल इस तरीके से आपके माइंड में याद रह जाएगा। फिकल का मतलब क्या होता है? चंचल स्वभाव के। ठीक है भाई, आज की क्लास को एंड करते हैं। सभी दोस्तों को जय श्री राधे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए मेहनत करते रहो भाई। जय श्री राधे।